नमस्कार, सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। आज से एक्शन में मोदी सरकार। अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय का संभाला पदभार। इसके साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने भी संभाला अपना पदभार। दिल्ली में अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। और वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाला। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इससे पहले वे पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदीप सिंह पुरी पर फिर से जताया विश्वास। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। मोदी 3.0 कैबिनेट में कपड़ा मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह ने कार्यभार संभाला। कहा, कपड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम सब इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कहा कि हम प्रधानमंत्री और भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर कार्यभार संभाला। वहीं जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में 41 प्रस्ताव हुए पास। बैठक में प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। यूपी कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को भी मिली मंजूरी। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह का, खा, गा, घा के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के नाम का हुआ ऐलान। भाजपा के मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मत से लगी मुहर। ओडिशा में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। केवी सिंह देव और प्रवती परिदा को बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। भाजपा पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करहल से विधायकी छोड़ने का किया ऐलान। इटावा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी विधानसभा में हम सीट छोड़ने की देंगे जानकारी। नीट परीक्षा रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। नीट परीक्षा मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। यहां वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके लिए स्थान चयन किया जा रहा है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगने वाला है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा पहले दाखिल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गोरखपुर में टॉप 10 माफिया सुधीर सिंह को कोर्ट ने दी 2 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के साथ ही माफिया सुधीर को 10,000 रुपए अर्थदंड भी देना होगा। उत्तर प्रदेश में पुराने वाहनों पर 2.5 गुना ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने वाहनों पर लगता है। ग्रीन टैक्स 10 के बजाय अब 25% देना होगा। इसको बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में हनुमान जी के कर रहे हैं दर्शन और पूजन। यूपी अगले 5 दिनों तक भीषण लू की गिरफ्त में रहेगा। आज और कल लू का ऑरेंज अलर्ट, बाकी के 3 दिन के लिए रेड अलर्ट रहेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आग
से हवा भी बहेगी, पारा 48 डिग्री और हीट इंडेक्स 52 के पार होगा। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आज से एक्शन में मोदी सरकार। अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। और इसके साथ ही मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्रियों ने पदभार संभालना शुरू कर दिया है और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के तौर पर रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमीं पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और इसके साथ ही लगातार खबरों का जो दौर है, अश्विनी वैष्णव ने पदभार संभाला, वही अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश ने फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। दस साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये भी दादाजी के पुराने पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। तो आज के दिन बेहद खास था और लगातार जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने पदभार संभाला, वहीं जेपी नड्डा ने भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर आज उन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। और इसके साथ ही मनसुख मांडविया ने भी श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में उन्होंने अपने मंत्रालय श्रम शक्ति भवन पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। और इसी कड़ी में केंद्र में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी इस बार शिवराज सिंह चौहान को दी गई। उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और वहीं हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर भी पदभार संभाला है। अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। रोज सिर्फ 2 सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम लगते हैं आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में। 2 हड्डियों को दम विद सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम। 605। बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। और वहीं अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। वहीं अनुप्रिया पटेल ने शास्त्री भवन में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री के तौर पर भी पदभार संभाला है।
और आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वह उसी उत्साह के साथ काम करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं। देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करेंगे। और जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आईटी सबसे अहम, ऐसे में ये जिम्मेदारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का, ये हम लोगों के लिए, आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, खासतौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। और भाजपा के मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मत से मुहर लग गई है। ओडिशा में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भाजपा के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने भाजपा विधायक दल की बैठक में नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण बाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया। और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिदा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। और अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ये फुर्तियां, ये इस उम्र की करनियां, यूं तो मैं 40 हूँ, अंदर से अब भी 20 हूँ, ऊंची सी उड़ान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सेंट्रम ऑस्टो कैल्शियम से पूरा करें अपनी 100% डेली विटामिन डी एंड कैल्शियम नीड। 2 हड्डियों को दम विद सेंट्रम ऑस्टो कैल्शियम। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह का, खा, घा के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा वह पहले हटेगा। समूह का और खा में अधिकतम 20% और समूह गा में और घा में अधिकतम 10% कार्मिकों को तबादले होंगे। मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मोटे तौर पर जो पिछले वर्ष जो हमारी स्थानांतरण नीति थी उसी का ही अनुसरण किया गया है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है और ये स्थानांतरण नीति ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं। और बैठक में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3,200 हेक्टेयर की तुलना में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब 6 करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4,000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। और बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपए। इसमें 1,394 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। 49 परियोजनाएं स्वीकृति थी, जिसमें से 31 परियोजनाएं 200 करोड़ रुपए के अधिक थी। ये सभी परियोजनाएं पूर्णता के कगार पर है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी है। शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजना है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई है। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटा लिया गया है। जैसे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नाम से राज्य शब्द हटाते हुए महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ कर दिया गया। इसी तरह मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, मां विंध्यवासिनी देवी विश्वविद्यालय मिर्जापुर के नाम से जाना जाएगा। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र में था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें। उनका नाम
रखा गया था उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ परियोजनाओं को जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 164 परियोजनाएं धरातल पर दिख रही हैं, शेष बची परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 22,000 से अधिक तालाबों में पानी भरने का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे पशु पक्षी सभी को बारिश के बाद भी पानी उपलब्ध रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। बाढ़ की जो परियोजना हमारी चल रही है, हमेशा बाढ़ के लिए हम सबके सामने एक चुनौती रहती है। पिछली बार भी 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ा यमुना ने भी, बाकी सभी नदियों के अंदर। जन हानि न हो, किसान का किसी एक प्रकार से धन का हानि न हो, इसके लिए बाढ़ की परियोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं हमारी चल रही थी, लेकिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने चुनाव के समय में रात दिन परिश्रम करके लगभग 164 परियोजनाएं 100% पूर्ण कर दिया है, जो धरातल पर दिख रही। शेष परियोजनाएं भी इधर 15-20 दिन के अंदर शेष परियोजनाएं भी हम पूर्ण कर लेंगे। और सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से सांसद चुने गए। उन्होंने करहल से विधायकी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को इटावा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अपनी जीत के लिए कन्नौज की जनता का आभार जताया। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा में बैठेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे अब एक सीट छोड़नी पड़ेगी, बहुत जल्दी विधानसभा में हम सीट छोड़ने की जानकारी भी दे देंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया है। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार का ठीकरा सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर फोड़ दिया। इसी को देखते हुए आज सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने प्रेस वार्ता कर संजीव कुमार बालियान के बयानों को निराधार बताया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मेरठ की सरधना विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है। भाजपा को इस बार मुजफ्फरनगर सीट गंवानी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जिम्मेदारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी जिम्मेदारी केवल सरधना विधानसभा की थी। सरधना विधानसभा पे पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। हारे वो चरथावल पे है और बढ़ाना पे है, वो उनकी पर्सनल अपनी सीट है। मेरी उनमें जिम्मेदारी भी नहीं थी कुछ। अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती तो मैं वहां भी मेहनत करता, जिस तरीके से मैंने सरधना में मेहनत करी है मैं वहां भी मेहनत करता, लेकिन मुझे वहां की जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, ठाकुर भाजपा से बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर नाराजगी कोई है भी तो घर परिवार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ठाकुर, घर परिवार में नाराजगी चलती रहती है, हम आपस में दूर कर लेंगे। हमारे यहाँ मुझे तो पता नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन नेता किस बिरादरी का है ये मैं तो नहीं कह सकता, और मैं बिरादरी की बात नहीं करता, मैं 36 बिरादरी की बात करता हूँ। और लखनऊ में तीसरा बड़ा मंगल आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दर्शन के लिए पहुंचे और भंडारे में भी शामिल हुए। इसके साथ ही हजरतगंज और अलीगंज के हनुमान मंदिर पर भी भंडारों में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। और बड़ा मंगल पर जहां लखनऊ में अलग अलग जगहों पर लगे भंडारे इंसानों की भूख और प्यास को मिटा रहे हैं, वहीं इसी तपती गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी खास भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में पशु सेवा संस्थान जीव आश्रय द्वारा पशु पक्षियों के लिए खाने और पानी का प्रबंध कर बड़ा मंगल का पर्व मनाया गया। संस्था ने अपने वॉलंटियर्स की मदद से पशु पक्षियों को खाना वितरित किया। इस पहल के साथ ही पशु पक्षियों की सेवा का संदेश दिया गया।
हमारा जो ये भंडारा है पूर्णतः पशु पक्षियों को ही समर्पित है, क्योंकि हमारे जीवाश्रय परिवार का बस एक मानना है कि इंसानों के लिए तो हर गली कूचे में सब भंडारे होते रहते हैं, अच्छे अच्छे भोग लगा के लोगों को वितरित करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऐसा भंडारा होना चाहिए क्योंकि भगवान के द्वारा बनाए गए अंश हम भी हैं, अंश वो भी हैं, तो इनका भी उतना ही अधिकार है भगवान के प्रसाद पे जितना अधिकार हम इंसानों का होता है। तो हमने ये लखनऊ शहर में शुरुआत की है और आज हमारा ये तीसरा भंडारा है, ज्येष्ठ माह के जो का तीसरा मंगलवार है। तो इसमें हमने देखेंगे तो श्वानों के लिए अलग भोजन बना रखा है और गौवंशों के लिए अलग भोजन बना रखा है, जिसमें गौशाला से हमारी हरी घास और साथ में जो है गुड़ और वो भी भूसा आया हुआ है। लखनऊ की परंपरा है, ज्येष्ठ माह के सारे मंगलों पर यहाँ पर भंडारा किया जाता है और हमारी संस्था बहुत पिछले 12 सालों से लखनऊ शहर में काम कर रही है, जीवों के लिए काम करती है। लेकिन हमने देखा किसी भी भंडारे में जीवों के लिए कोई स्थान नहीं है, उनके लिए खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं है। इंसान उन्हें मारते हैं, भगा देते हैं और इंसान का तो पेट भर जाता है लेकिन पशुओं का पेट नहीं भरता। और हमारा ये कहना है कि बजरंग बली सबके हैं, सिर्फ इंसानों के नहीं हैं। बजरंग बली खुद ही कपि महाराज थे, तो हमें लगा कि एक बार ये कोशिश करनी चाहिए और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि ये भंडारा बहुत अच्छा चल रहा है। और देश में हुए 3 कानून संशोधन 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। देश के अधिवक्ता, न्यायाधीश, आम जनता इन नए कानून से बंध जाएंगे और कानूनों का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। 1 जुलाई से लागू होने वाले कानूनों के बारे में अधिवक्ताओं को कहना है कि नए कानून में महिलाओं से संबंधित मामलों में महिलाओं को न्याय से वंचित नहीं होना पड़ेगा। पुराने कानून के मुकाबले नए कानून में सख्ती बरती गई है। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में नए कानून पर उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को वरीयता दी गई है, जिससे न्याय मिलने में शीघ्रता होगी, लेकिन संसाधन बेहतर करने की भी आवश्यकता है। तो जो नए कानून समाज के सामने आए हैं उनसे समाज पे क्या असर होगा और उनकी सार्थकता क्या है। अभी इसी डिबेट में ये बात सामने आई कि जैसे जैसे समाज प्रगति करता है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, वैसे वैसे सामाजिक पृष्ठभूमि में संशोधनों की आवश्यकता होती है। के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता का जो नामकरण हुआ है वो मैं एक अच्छा संदेश मानता हूँ। न्यायालय का और न्याय का कार्य केवल दंडित करना नहीं है, बल्कि लोगों को न्याय दिलाना है। और उसमें जो 511 धाराएं थी वो अब 358 हो गई। तो जो डेफिनेशन क्लॉज था उसमें एक लंबी श्रृंखला बनी हुई थी, तो डेफिनेशन क्लॉज को उन्होंने एक सेक्शन में ही एक एबीसी करके उसके उपखंड कर दिए। तो बहुत ज्यादा संख्या दिखाने का कोई अर्थ अब नहीं रह गया है और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आएगा। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों में दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पर इन्होंने उसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता इस तरीके से उसे जो किया है, इसमें 2-4 चीजें जो नई जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से नया डेवलपमेंट हुआ इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उस एक्ट को इसमें प्रोवाइड किया गया, उसे जोड़ने का प्रयास किया गया है, उससे इसमें कहा गया है। पहले वाले एक्ट जो था उसमें उसको ऐड किया गया था, जैसे उसका सर्टिफिकेट था 65A और इस तरीके से, लेकिन इसमें अलग से उसके लिए प्रावधान किया गया है। और बरेली के जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस मरीजों की जांच टूनेट मशीन के जरिए आसानी से हो सकेगी। हेपेटाइटिस के मरीजों को वायरल लोड की जांच के लिए पहले लखनऊ और दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस मरीजों की जांच आसानी से हो जाएगी। इसके लिए शासन ने जिला अस्पताल में टूनेट मशीन उपलब्ध करा दी है। दरअसल 2 माह पूर्व वायरल लोड की जांच के लिए अस्पताल प्रबंधन ने शासन को प्रस्ताव भेजकर मशीन उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस पर शासन ने 6 जून को टूनेट मशीन भेज दी है। एडीएसआईसी डॉक्टर अलका शर्मा ने बताया कि इसी सप्ताह से मरीजों की जांच शुरू हो जाएगी। वायरल लोड की जांच से पता चलता है कि मरीज को हेपेटाइटिस बी है या सी। जिले में 1200 से अधिक हेपेटाइटिस ग्रसित मरीज जिले में पंजीकृत हैं। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।